हाँ तो भाई एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो यार एक भाई ने कमेंट किया मेरे चैनल पर, और उसका कहना था कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरे को इतिहास विभाग का इतिहास सब्जेक्ट का ऑनर्स जो डिग्री होती है उसका सिलेबस चाहिए। भाई वैसे तो देखो मेरे चैनल पर आपके लिए बरकतुल्लाह से रिलेटेड कंटेंट, एमपी की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो भाई ने बोला तो मैंने कहा यार चलो एक वीडियो बना देता हूँ, तो ऐसे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो न्यू लोग हैं, और उसने कमेंट किया है भाई ने तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। भैया देखो जो कमेंट करता जाता है अपना काम तो सीधा है भाई, अपन वीडियो बनाते जाते हैं, बस आपकी मदद होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा आज के वीडियो में किस तरह से आपका सब्जेक्ट रहता है, ऑनर्स जो आपकी डिग्री है उसमें क्या सिलेबस रहेगा पटना यूनिवर्सिटी का, यानी कि पटना विश्वविद्यालय का। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में समझाना चाहूँ भाइयों, तो ध्यान रख लो ऑनर्स की डिग्री में आपके दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। तो ये हिंदी का पीडीएफ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इंग्लिश का पीडीएफ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी का पीडीएफ नहीं था, इसलिए हिंदी का पीडीएफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पेपर 1 प्राचीन भारत गुप्त काल तक, यानी कि आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है कि पेपर में आएगा, लेकिन गुप्त काल तक आएगा। तो दोस्तों यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोतों का सर्वेक्षण। आपके लिए यूनिट 1 का जो आपका टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, आपको इसके लिए क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो यूनिट है वहाँ से आपके लिए आएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC करके 3 डिफरेंट सेक्शंस आपके लिए बना दिए हैं। अगर ABC की थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, और दोस्तों इसीलिए मुझे लगता है कि शायद पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास विभाग है उसने ये डिटेल में बताया है आपके लिए। तो ए वाले सेक्शन में आपको बता रहा है भौगोलिक विस्तार और महत्वपूर्ण स्थल, दूसरे वाले में आपको हड़प्पा की नगर योजनाएं, संरचनाएं, वहाँ का समाज कैसा था, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था किस तरह से थी, और हड़प्पा सभ्यता में धर्म को मानने वाले लोग कौन कौन से हुआ करते थे और किस धर्म को वो लोग मानते थे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो हड़प्पा संस्कृति का पतन कैसे हुआ दोस्तों, जिसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कोई बोलता है कि वहाँ जो नदी थी जिसको सिंधु नदी बोलते हैं वहाँ बाढ़ आई हुई होगी, कुछ बोलते हैं कि वहाँ पर सूखा जिसको आप बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि एक समय बारिश नहीं हुई होगी और सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ थ्योरीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं आपसे वैदिक युग की, यानी कि यूनिट 3 की। तो दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपका जो सिलेबस है उसमें वैदिक युग के बारे में बताया हुआ है भाई, और अगर इतिहास पढ़ रहे हो और वैदिक युग के बारे में पढ़ा तो भाई क्या ही इतिहास पढ़ा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है सिलेबस में। ए वाला दिया हुआ है आपको प्रारंभिक वैदिक काल, यानी कि शुरुआत में वैदिक काल क्या था, उसमें किस तरह की प्रथाएं थीं, समाज कैसा था, वो सब आपके लिए पढ़ना है। बी वाले में आपके लिए पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था उस समय की, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा धार्मिक जीवन किस तरह का होता था दोस्तों। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दी हुई है बाद के वैदिक चरण, यानी कि जो अंतिम क्षण होगा, अंतिम समय होगा वैदिक काल का, उस टाइम पीरियड में किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में बदलाव आया, आपके लिए ये सब देखना है। तो दोस्तों मैं आपके लिए केवल सिलेबस का कंटेंट बता रहा हूँ, आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। जो भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं आपके लिए उन वीडियो से बहुत हेल्प मिल जाए, क्योंकि दोस्तों कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। आपके टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं, सिलेबस 150 का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंटेंट वही रहता है। अगर बात करते हैं यूनिट 4 की, पूर्व मौर्य युग। तो दोस्तों वैदिक काल के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं मौर्य युग की शुरुआत हुई, यानी कि जो 16 महाजनपद थे उनकी शुरुआत हुई। तो पूर्व मतलब कि मौर्य समय के शुरुआत के पहले क्या था, तो 16 महाजनपद थे। मगध का उदय होता है, फारसी और मकदूनियाई आक्रमण जिसमें सिकंदर हमारे देश पर आया, आक्रमण किया था, उसके बाद यहाँ पर करना और उनका प्रभाव क्या पड़ा हमारे देश के ऊपर। और दोस्तों अगर आप जानते हैं तो इसी टाइम पीरियड में 2 नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ हमारे देश में, एक का नाम है बौद्ध धर्म और एक का नाम है महावीर यानी कि जैन धर्म। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी यूनिट 4 के बारे में। बात करते हैं यूनिट 5 की। तो भाइयों अगर बात करूं मैं आपसे यूनिट 5 की, तो मौर्य काल दिया हुआ है और यूनिट 4 में था पूरे मौर्य काल, यानी कि शुरुआत हुई थी कैसे, और अब बात कर रहे हैं मेन मौर्य काल की ही। तो दोस्तों मौर्य काल पढ़ रहे हो यार, और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां नहीं पढ़ी तो क्या ही इतिहास पढ़ा यार। बी वाले में आपको दे रहे हैं अशोक की विदेश नीति और धम्म। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आने को तो कई राजा है मौर्य साम्राज्य में, लेकिन अशोक की बात करें तो वो भाई अपने आप में बिल्कुल एंटिक राजा था। तो अशोक की विदेश नीति के बारे में आपके लिए बता रहे हैं। आगे बात करते हैं मौर्य समाज, अर्थव्यवस्था और कला के बारे में, किस तरह से मौर्य समाज रहा होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की कला कैसी थी।
प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। गिरावट एवं विघटन, किस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा और किस तरह से उसका विघटन हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 6 की, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास। दोस्तों राजनीतिक सांस्कृतिक विकास से मतलब आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। तो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ इस पीरियड को कंसिडर किया जाता है, ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें अगर आपने सुना हो मनुस्मृति के बारे में तो इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शुंगस, कुषाणसी, सातवाहनसी और संगम युग। तो सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश, ये सब के सब यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में आपके लिए पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट 7 की, गुप्त काल। तो दोस्तों गुप्त काल स्वर्णिम काल माना जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, विशेष रूप से आपको राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है गुप्तों का। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में आपके लिए चीज़ों को पढ़ना है। गुप्त वंश के तहत राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था वो आपके लिए पढ़ना है। और साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो हर एक टॉपिक का आपको पतन तो दोस्तों पता होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पतन होता है वहीं से इतिहास में एक नई डायनेस्टी का, एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव होता है, मतलब शुरुआत होती है। ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस। दोस्तों आप ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपका पेपर 2 भी होगा, और पेपर 2 का टाइटल आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है टाइटल, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टाइटल दिया हुआ है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, यानी कि किस तरह से जो आज का मॉडर्न वेस्ट, यानी कि जो आज आप वेस्ट देखते हो, मतलब जो पश्चिमी देश देखते हो, उनका कैसे राइज हुआ। तो 15वीं शताब्दी से लेकर अमेरिकी क्रांति तक आपके लिए सिलेबस कवर्ड है। तो इसको डिस्कस हम लोग करते हैं अब। तो भाई जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो यार, लिखा हुआ है यूनिट 1 सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण, यानी कि किस तरह से आपको ये क्लियर करना है, समझना है चीज़ों को। जैसे सामंतवाद की शुरुआत हुई होगी और पूंजीवाद में संक्रमण हुआ होगा। आगे बात करते हैं यूनिट 2 में व्यापारिक पूंजीवाद के युग का व्यापारिक वाद। तो व्यापारिक पूंजीवाद मतलब कि किस तरह से जो कैपिटलिज्म है वो बढ़ा, ये पूरा आपके लिए समझना है यूरोप में। भौगोलिक खोजों की अगर मैं बात करूँ तो कारण, पाठ्यक्रम और महत्व। भौगोलिक खोजों से मतलब दोस्तों अगर आपको याद हो कि किस तरह से कोलंबस और किस तरह से वास्को डी गामा जैसे जो यूरोपीय यात्री थे, यूरोपीय नाविक थे, उन्होंने अलग अलग देशों की खोजें की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, तो वो आपके लिए पढ़ना पड़ेगा इस वाली यूनिट में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुनर्जागरण, यानी कि इटली जो देश का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ जिसको आप रिनेसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या कारण थे पुनर्जागरण के, अवस्थाएं क्या थी, प्रकृति क्या है पुनर्जागरण की, और प्रभाव क्या पड़ा इटली और पूरे यूरोप पर, यह आपके लिए पता होना चाहिए। तो यूनिट 4 में कवर्ड किया हुआ है। यूनिट 5 की बात करूं दोस्तों, लिखा हुआ रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, कारण, चरण एवं प्रभाव। दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपने आप में बहुत डिटेल में है हिस्ट्री का, और भाई लोग अगर हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो यार वाकई में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, नो डाउट। और अगर आपने ये पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो भैया यूपीएससी की हिस्ट्री कहीं बाहर नहीं होना तुमसे। बात करता हूँ इसी के साथ यूनिट 6 की, ज्ञानोदय की आयु विशेषता और प्रभाव। तो किस तरह से रिफॉर्मेशन के बाद, यानी कि रिनेसेंस के बाद किस तरह से बेसिकली सारे डेवलपमेंट्स हुए, ये चीज़ें आपके लिए क्लियर करना है। तो ये दिया यूनिट 6 में। फिर यूनिट 7 राष्ट्र का उदय, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति है उसके संदर्भ में आपके लिए चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट वन परोपकारी निरंकुशता, जो यूनिट 8 का पार्ट है। रूस के जो पीटर द ग्रेट थे वहाँ से, और प्रेशिया जो एक कंट्री था एक समय, फेडरिक द ग्रेट थे, उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से परोपकारी निरंकुशता शासन चलाया उन्होंने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना पड़ेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट 9 की। यूनिट 9 को अगर मैं देखूँ, लिखा हो इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का विकास। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो 1688 के आसपास बेसिकली इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, और इसके बाद बहुत सारी संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ इंग्लैंड में। तो ट्यूडर और संसद ये दिया हुआ है। ट्यूडर एक पर्सन थे, स्टुअर्ट किंग्स और संसद के बीच संघर्ष, हानोवेरियन किंग्स एंड पार्लियामेंट। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा यूनिट 9 के संदर्भ में। बात करता हूँ मैं आपसे यूनिट 10 की। दोस्तों यूनिट 10 आप देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति, कारण और प्रभाव, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत भी ऐसी मानी जाती है कि यूरोप में, इंग्लैंड में ही हुई है, ये आप ध्यान रखना, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको।
और लास्ट यूनिट है अमेरिकी क्रांति, कारण, प्रकृति और महत्व। तो दोस्तों यूनिट 11 यानी कि 11 यूनिट आपके लिए देखने को मिली यहाँ पर और 7 यूनिट आपके लिए देखने को मिली पेपर 1 में। इस तरह से ये मैंने आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 को सिलेबस कवर कर दिया। दोस्तों मैं जब इंग्लिश का पीडीएफ देख रहा था तो वहाँ पर मुझे एक और चीज़ देखने को मिली जो कि है आपका सब्सिडियरी सिलेबस यानी कि सहायक पाठ्यक्रम। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी आप अपने अपने कॉलेज में जाकर ले लीजिएगा जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका कॉलेज का अफिलिएशन, आप जिसकी कॉलेज का संबंध पटना विश्वविद्यालय से है, वो एक बार कॉलेज में जाकर डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि छात्रों को प्रत्येक समूह में से कम 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों ये समूह आ है, इसके बाद एक ये समूह बा यहाँ पर दिया हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत वगैरह ये दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को और देख लीजिएगा। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में दोस्तों मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए और भी चीज़ें इससे रिलेटेड बता सकूँ। अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और बाकी इससे रिलेटेड आप जो भी जानकारी है वो एक बार आप कॉलेज में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम का, जैसे मैंने बताया था पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की आज की वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।